उनसे बातचीत होती जी है तो मेरी तो कहते हैं कि अभी तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो क्या चल जी के जी। पार्टिसिपेट करें। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर विभिन्न बड़े वक्ताओं को आप सुन रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम एक और बड़े वक्ता का अनुभव सुनेंगे। और मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मान रहा हूं कि जितने भी आज हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हिंदी वाद विवाद सर्किट है उसमें जिस व्यक्ति से आज हम बात करेंगे उसको लगभग आप सभी लोग जानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी जानते होंगे, क्योंकि वो काफी सक्रिय हैं। पहले भी थे, अभी भी सक्रिय हैं। और अभी वो वर्तमान में एसपीएम कॉलेज में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने केएमसी से अपनी पढ़ाई की है। तो आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस वक्ता से उनका अनुभव सुनने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन अनुरोध आप सभी दर्शकों से सिर्फ इतना है कि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं आने वाले वक्ताओं से मैं क्या और पूछूं, क्या और उनसे जानूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि उनसे और कुछ अलग अलग पूछा जाए, अलग अलग मुद्दों पर उनसे, क्योंकि वो सीनियर वक्ता हैं, तो वो आप विशेष विषयों पर अपनी राय दें, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। और एक छोटा सा अनुरोध ये कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम मिलेंगे अनुराग सिंह से। अनुराग सिंह जो है कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी वाद विवाद सर्किट में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आज भी आप देखेंगे कि वो निर्णायक के रूप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में, न केवल संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, बल्कि जो परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता है उसमें भी निर्णायक के रूप में आपको किसी न किसी कॉलेज में दिखी जाएंगे। जैसा मैंने उनके परिचय में पहले ही आपको बता दिया कि वो एसपीएम कॉलेज में अभी वर्तमान में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने केएमसी से अपनी पढ़ाई की है। और डिबेटर के तौर पर तो आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन कुछ जो विशेष अनुभव हैं वो आज हम उनसे सुनेंगे। तो अनुराग भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। बहुत शुक्रिया दिग्विजय। हाँ, तो अनुराग भैया, सबसे पहले तो ये कि आप तो खैर दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी भी डिबेटिंग सर्किट में सक्रिय हैं। खैर आप अभी पढ़ा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन जो वो डिबेटिंग का समय था, जब डिबेट करते थे और विभिन्न लोगों से मिलना होता था, खैर आप अभी भी नए नवागंतुक डिबेटर्स से मिल रहे हैं, लेकिन वो डिबेट करते समय जो अनुभव होता था, जो एंजॉयमेंट होती थी, क्या आज आप उसको मिस करते हैं? जाहिर तौर पर करूंगा ही, क्योंकि देखिए बात ये होती है, जैसे हम सब क्रिकेट देखते हैं, है ना। तो हम्म। क्रिकेट में जो जब हम खेलते हैं मैदान में, तो एक हमारी टीम होती है, एक विपक्षी टीम होती है, इतना रन है, टारगेट है, चेज करना है। और उसी मैदान में दो व्यक्ति और होते हैं, एक तीसरा बाहर भी होता है, जो जी एक तरीके से कहिए अंपायरिंग करते हैं। तो आप जो जज्बा या जो जोश खिलाड़ियों के अंदर देखेंगे, अंपायर्स के अंदर उस तरीके का जोश या जज्बा नहीं होता। वो एक तरीके से कहिए कि बेहद शांत हो चुके होते हैं। तो जब हम मैदान में होते हैं, जब डिबेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। कई बार हमको हमारी हार नहीं पचती है, बेशक हम हार रहे होते हैं। तो ये सारी जी जी चीजों जी को तो मुझे लगता है कि जिसने उस समय को जिया है, कोई भी व्यक्ति मिस करेगा। मैं खुद मिस करता हूँ। जी अब हालांकि जी प्रतियोगिताएं एक समय सीमा और एक मतलब उनकी एक सीमा है, तो उनके साथ होती हैं कि जी सिर्फ स्नातक स्तर के बच्चे भाग लेंगे या स्नातकोत्तर के स्तर के बच्चे भाग लेंगे। ओपन प्रतियोगिताएं बहुत कम होती हैं कि जिसमें कोई भी आके पार्टिसिपेट करे। तो मन तो हमारा अभी भी करता जी है, लेकिन हमारी भी जी बंदिशें हैं ना, हम कब तक डिबेट करते रहेंगे। तो ये भी जी बात है। तो इसलिए मन तो अभी भी कई बार करता है कि जो मेरे पार्टनर रहे हैं उनसे बातचीत होती है जी तो मेरी तो कहते हैं कि अभी तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो क्या चल जी के जी पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा कि अगर कहीं ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ पे हमें अलाउ किया जाए तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। तो वो चीज जी जी जरूर मिस जी। करते हैं हम। चलिए, तो अब हम आपसे शुरू से शुरू करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने अपना सफर कहाँ से शुरू किया, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे थे, और कहाँ तक आपने अपनी स्कूलिंग जो है, स्कूल की पढ़ाई पूरी की? हाँ हाँ, देखिए मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, जो कबीर की जो
रही है, जो मगहर जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, वो जो जिला है जिसका नाम खलीलाबाद से बाद में संत कबीर नगर किया गया, मैं मूलतः वहां का रहने वाला हूँ। और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो सब कुछ उसी के बगल जो एक बड़ा गढ़ जी माना जाता है थोड़ा सा आसपास में, गोरखपुर है। तो शुरू में 12वीं तक की जो मेरी जी। पढ़ाई हुई है वो वहीं गोरखपुर से 8वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय है उसमें, और 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई है गोरखपुर में ही महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से जी हुई है। तो जी उन विद्यालयों का एक खास योगदान मैं हमेशा देना चाहता हूँ, चाहे शिशु मंदिर रहा हो चाहे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज रहा हो। जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी वो जी पर्याप्त जी मात्रा में होती थी, और जी। उनमें से दो तो वो कार्यक्रम जी। जो थे, एक तो वहां डिबेट शब्द से मेरा परिचय नहीं था, वहां भाषण होते थे, भाषण प्रतियोगिता। अच्छा 15 अगस्त अच्छा। को भाषण दिया जाना है, 26 जनवरी को भाषण दिया जाना है, आप प्रथम आए, आप द्वितीय आए, और साथ में अन्य जो सांस्थानिक प्रतियोगिताएं होती थी वो भी होती थी। तो मैं भाषण जी जी प्रतियोगिताओं में ही भाग लेता था, और एक अंताक्षरी होती थी जो हिंदी कविताओं की, जी इन्हीं दोनों में मैं भाग लिया करता था। बाकी जी और जी कुछ नया मेरे लिए सब कुछ यहीं पे खुला। जी। तो दिल्ली विश्व वहाँ आप कह रहे हैं कि मतलब मैं कहूँ कि आपको एक अच्छा माहौल मिला, अच्छे माहौल में आपने अपनी स्कूलिंग अच्छा आप पढ़ाई की, तो हाँ, मैं वहां से संतुष्ट था। दिमाग। जी जी। तो वहां से दिमाग में मतलब क्या कहीं से सुना था या फिर मन बनाया था, कभी अध्यापकों से सुना हो या फिर न्यूज़पेपर्स में कुछ लोगों ने बताया कि वो न्यूज़पेपर में देखा तय किया कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय जाना। दिल्ली विश्वविद्यालय असल में पारिवारिक वजहें हैं इसके पीछे आने के पीछे। उस समय मेरा जो चयन हो गया था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ, तो पास में इलाहाबाद और बनारस जो है बड़े अध्ययन केंद्र माने जाते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर। जी जी विश्वविद्यालय जीवन को अगर आप देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी चयन हो गया था। और मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी मैंने एंट्रेंस दिया था, तो उसमें चूंकि मैंने बीए के लिए दिया हुआ था तो जी। बहुत सारी चीजें आर्ट्स बैकग्राउंड से आई थी, तो वहां मेरा चयन नहीं हुआ था, बनारस में हो गया था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पीछे आने की जो वजह थी वो ये कि मेरे मामा यहाँ रहते थे और उनकी बेटियां जो है यहाँ पे हिंदू कॉलेज और आसपास के उसमें पढ़ती थी। तो भाई रिश्तेदार है तो जाहिर सी बात है, बातचीत पढ़ाई का टच रहता ही है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बीएचयू बुरी जगह नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली आओगे तो मौके जी ज्यादा हैं करियर को लेकर जी के। अगर आप संभावनाओं की बात करेंगे तो वहां से संभावनाएं ज्यादा हैं। प्लस माता जी थी तो उन्होंने कहा कि बनारस जाओगे, शहर है नया, अकेले रहोगे, दिल्ली में कम से कम जी और लोग साथ रहेंगे। तो ये एक जो पारिवारिक लगाव वाली भी बात होती है वो भी रहा। तो इस तरीके से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। तो ये जी। कुल मिला के इतनी सी चलिए ही तो कहानी है, कुछ अन्य जी अखबारों में देख करके ऐसा नहीं रहा। जी जी। चलिए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए तो केएमसी में कैसे दाखिला लिया? और गोपाल जी कह रहे थे वो तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जो है रामजस थी, और भी हमने वक्ताओं को सुना है तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये वाला कॉलेज था लेकिन हमें इस कॉलेज में मिल गया। तो आप केएमसी में असल में कैसे पहुंचे, या आपने कभी डिसाइड किया था? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जो है कि जानकार हाँ, थे कि वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मैं बताता केएमसी हूँ। कैसे? हिंदू कॉलेज का मामला ये था कि मेरी दीदी खुद हिंदू में पढ़ती थी। तो जी चूंकि मैंने कट ऑफ देखी तो उतने नंबर नहीं थे कि मेरा दाखिला हिंदू कॉलेज में हो। और ये मेरे ख्याल से तीसरी कट ऑफ की बात है। उस समय यूपी बोर्ड में जो है नंबर काफी कम मिला करते थे। कट ऑफ है वो हमने देखा हुआ था। और उसके हम्म। बाद बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी कट ऑफ में इतना ये होना चाहिए, वहां पे दाखिला नहीं हुआ, नंबर की जो बात थी। तो हंसराज से आगे जी बढ़े, अगला कॉलेज के रोडेमल था। तो जी। रामजस उसके बाद आता, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो हम्म अगला कॉलेज किरोड़ीमल था। वहां गए तो जी उन्होंने पूछा तुम तो साइंस से आए हो, अच्छे ठीक ठाक नंबर हैं, इंजीनियर बनो, ये बनो। मैंने कहा मुझे नहीं शौक है। और उस समय आईआईटी की अलग परीक्षा होती थी, एआई ट्रिपल ई की अलग परीक्षा हाँ। होती थी, स्टेट पे यूपीटीयू जो आज अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चुका है उसकी अलग परीक्षाएं होती थी। जी मैंने कोई जी जी परीक्षा नहीं दी थी जी क्योंकि मैं क्लियर था कि यही जी। करना है। तो वहां किरोड़ीमल पहुंचा, वहां हम्म। नंबर की जो गणना होती है वो हुई, वहां सब ठीक था, वहां मेरा दाखिला हो गया। तो बस यही कहानी है, जी। कुछ विशेष चलिए, सोच के मैं तो किरोड़ीमल नहीं आया था। किस वर्ष में आपने दाखिला लिया ये भी बता दीजिए। 2011, 2011 में। 2011 में। चलिए, हाँ, तो 2011 में आप जो है प्रवेश लिया, और खैर आप जो है कि पहले ऐसी गतिविधियों में वाद विवाद, भाषण और तमाम अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे थे। तो कॉलेज में आए तो आपने कैसे डिबेटिंग सोसाइटी, जो केएमसी की बड़ी प्रसिद्ध है, उस जमाने में भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और
इकलौती प्रसिद्ध डिबेटिंग सोसाइटी मुझे लगता है उस समय सिर्फ किरोड़ीमल कॉलेज की थी। तो आप डिबेटिंग सोसाइटी में कैसे आए? हुआ ये कि जो हमारा मतलब पहले दिन कॉलेज में जाना होता है दाखिले के बाद, जिसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, हिंदी वाले बच्चों का इस रूम में है, इंग्लिश वाले बच्चों का इस रूम में, तो वो घूम घाम के उस दिन हम पहुंचे। तो हमारे सीनियर्स भी वहां पे थे, जो हमारे अग्रज हैं। तो जब सब कुछ परिचय हुआ कि आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद से कॉलेज के बारे में कुछ कुछ बताया गया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिए हैं। एक जो अनुभूति गौरव की कराई जाती है, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और इस तरीके की तमाम बातें। और उसमें भी आप किरोड़ीमल कॉलेज में आए हैं, जहां से अमिताभ बच्चन पढ़ के जा चुके हैं। तो थोड़ा सा गर्व तो होता है भाई, हम एक सामान्य से स्कूल से पढ़ करके आने के बाद जब ऐसे कॉलेज में मिले जहां से अमिताभ बच्चन पढ़ा हुआ हो, आपके बगल के कॉलेज से शाहरुख खान पढ़ा हुआ, तो लगता है कि हाँ किसी जगह आए हैं। तो उस समय ऐसा लगा। फिर तमाम चीजें बताई गई। अग्रज में हमारे प्रभांशु ओझा जी हैं, जो इस समय हंसराज महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उनकी जो है बहुत तारीफें हुई, क्योंकि वो हमसे एक साल बड़े थे और एक साल में काफी डिबेट कर चुके थे, जीत चुके थे। तो अध्यापकों ने भी वहां पे बताया कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वो इस तरीके से इनसे संपर्क करें, और इनके माध्यम से जो हमारी सोसाइटी है वाद विवाद समिति, उसको अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो जाए। तो मैंने प्रभांशु भैया से सीधे बात की और उन्होंने कहा बिल्कुल स्वागत है, आइए आप हमारे जूनियर के तौर पर, हम आपको शामिल करेंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीके से पहले ही दिन हमें बता दिया गया था कि ये चीजें हैं, आपको इस तरीके की गतिविधियां मिलेंगी, जिसमें आपको रुचि है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो वहां से जानकारी के बाद हम अगले 5-6 दिनों के बाद वहां पे ओरिएंटेशन हुआ और हम वहां पे जाकर के सोसाइटी में शामिल हो गए। जी, चलिए, तो सोसाइटी में शामिल हो गए और बाकी सारी चीजें आपको बता ही दी गई, और आप मेरे ख्याल में पहले से भी थोड़ा बहुत अवगत थे, तो आपने बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पहली अपनी जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में कब भाग लिया, किस कॉलेज में भाग लिया और वहां का अनुभव क्या? पहला मतलब देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कूल में जब हम थे विद्यालय में, तो हम केवल भाषण प्रतियोगिताओं से परिचित थे। यहाँ पे हमें चीजें बताई जाने लगी कि ये भाषण नहीं है, ये वाद विवाद है, एक संसदीय वाद। तो हमें समझ में नहीं आया संसदीय वाद विवाद क्या है। संसदीय वाद विवाद के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो पहला जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ आपने प्रतिभाग किया, तो जो पहला कॉलेज था वो आईपी कॉलेज, जो गर्ल्स आईपीडब्ल्यू है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, वहां पे हम गए थे। मेरे साथ टीम बनाई गई थी, जो फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स डिबेट थी एकदम। मेरे ख्याल से जुलाई में हम आए थे, अगस्त की बात है। और विषय कुछ अजीब सा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और विषय ऐसा था जो जिस विषय पे आप सीधे तौर पर बोल नहीं सकते हैं, उसकी विवेचना आपको करनी थी। तो मैं ये कहूंगा, और आप देखिए कि आईपी कॉलेज में मैं गया पहली बार, और वहां पे मुझे दल का पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। और उस समय वह पुरस्कार जो है 1500 रुपए का था। तो मुझे लगा कि आप 4 मिनट बोल रहे हैं और 4 मिनट बोल करके जीतते हैं, 1500 रुपए मिलता है, इससे बढ़िया क्या होगा। उस समय तो बात यही होती थी। तो हमारे जो सीनियर हैं इस समय, उस समय थर्ड ईयर में थे, नीतीश कश्यप जी, इस समय दौलत राम महिला महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने तैयारी करवाई हमारी कि ये विषय है, इसकी विवेचना करनी है और ऐसे बोलना है। तो भाषण की मुझे आदत थी, शैली वैली ठीक ठाक थी, तो जाके मैंने खूब अपने उसी तरीके से बोला। तो विवेचना इन्होंने विषय तैयार करवा दिया था। तो इस वजह से भी, क्योंकि कंटेंट के ज्यादा मार्क्स होते हैं आपको पता है, वहां पे मुझे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला और वो 1500 रुपए थी। तो उस दिन आप एक नया द्वार मेरे लिए खुला कि 4 मिनट में बोल करके अगर आप 1500 रुपए कमा ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होती है ना चीजें, तो हम ऐसे ही देखते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, बढ़िया है, इसमें अच्छे से जम जाना है, बहुत पैसा है, और जो आपका नाम हो रहा है जीतने का, तो सुख तो है ही। जी, उसके बाद का अनुभव, चलिए ठीक है। तो वहां पर क्या आपने, मतलब ठीक है, आपका अनुभव अच्छा रहा, आपने अच्छा बोला भी, आप कह रहे हैं आप तैयारी करके गए थे, लेकिन उसके बाद का जो सफर है उसमें क्या कोई कठिनाई आई आगे के प्रतियोगिताओं में? कठिनाई क्या, उस तरीके से मतलब बहुत कठिनाई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सीखने को फिर चीजें मिली। फिर हमें समझ में आया कि सारी चीजें पैसा ही नहीं है। पहली बार तो आप 4 मिनट बोल करके 1500 रुपए पुरस्कार राशि जीत करके आए, तो अलग पहला अनुभव था दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर के ऐसा कर रहे हैं, वो होता है सबके साथ।
तो मेरी जो टीम सामान्य तौर पर गोपाल के साथ बनती थी, क्योंकि डिबेटिंग सोसाइटी तय करती थी किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले कौन लोग जाएंगे, तो ट्रायल देना पड़ता था हमें, हम ट्रायल देते थे। तो उसमें ट्रायल में जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते थे उनको भेजा जाता था। हम 2 लोग जा चुके हैं तो अगली बारी तीसरे चौथे वाले की है। इस तरीके से टीम जरूरी नहीं है कि इन्हीं के साथ बन जाए, जो उस समय सर्वश्रेष्ठ आ गए, कभी आप नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, वो लोग जाते थे। तो उसमें जो है जब हम जाने लगे अलग अलग कॉलेजेस में, तो चूंकि जब डिबेट्स खुल गई, ओपन हो गई, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं थी, तो भाई सीनियर वक्ता लोग बहुत सारे आते थे और आमतौर पर वही लोग लगातार जीत रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है ये। तो फिर धीरे धीरे जो सोसाइटी है वहां पे हमने बात की, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे टेक्निक्स होती हैं, ये तरीके होते हैं। शुरू में हम काफी हारे भी, मुझे शायद मुझे लगता है शैली वैली की वजह से कुछ पुरस्कार सांत्वना से लेकर के मिलते रहे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दल का पुरस्कार हम अपने फर्स्ट ईयर में बहुत कम जीते, नहीं जीत पा रहे थे। तो उन पर हमने काफी फिर काम किया। सोसाइटी में हमारे जो थर्ड ईयर के लोग हैं, श्वेता रानी खत्री जी और नीतीश कश्यप, इन दोनों लोगों ने हमारी सोसाइटी में, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में थे, काफी रगड़ा, बहुत सिखाया, बहुत ट्रेनिंग कराई हमारी। और मुझे लगता है कि वो जो फर्स्ट ईयर में हम रोज 2 बजे के बाद 2 से 5 रुकते थे, हफ्ते में 3 से 4 दिन, हर हफ्ते 3 से 4 दिन, 5 दिन क्लासेस होती थी, 3 से 4 दिन हमें रोका जाता था, और ये लोग हमें बहुत ट्रेन किया। तो मुझे लगता है कि डिबेटिंग में आज जितना भी है मेरे पास, ये जितने भी मैंने चीजें अर्जित की हैं निर्णायक के तौर पर या वक्ता के तौर पर, वो उन लोगों की बहुत मेहनत है। प्रभांशु भैया ने शैली और उन चीजों पर काफी काम करवाया कि सिर्फ कंटेंट मत बोलो, अच्छे से प्रेजेंट भी करो, अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि उन चीजों ने काफी प्रभावित किया हम लोगों को। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि जब आप आए थे कॉलेज में तो निरंतर डिबेट होती थी, या जैसे आजकल हम देखते हैं, आप भी तो उसके जो है कि साक्षी रहे ही हैं, कि एक एक सत्र में हम देखते हैं कि 200-200 300 डिबेट हो जाती है, और एक एक दिन में 3-3 4-4 डिबेट होती है। जब ये जनवरी से शुरू होता है, मार्च अप्रैल तक चलता है वो सीजन, फेस्ट वाला सीजन होता है। जी। तो उसमें आपके समय में क्या इतनी ही ज्यादा, जैसे 2014 15 16 में हमने देखा है, क्यों मैं उसका बता सकता हूँ, तो आप बताइए कि 2011 12 13 में क्या इतनी ही डिबेट होती थी? देखिए इतनी तो मुझे लगता है नहीं होती थी, जाहिर तौर पर इतनी डिबेट्स नहीं होती थी। धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसके दायरे में बढ़ोतरी हुई है। डिबेट्स जरूर होती थी, हम लोग भी बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन जितनी डिबेट्स अब हो रही हैं संख्या में तो इतनी नहीं हुआ करती थी। और हम बहुत भागते थे, हम खोजते थे। अच्छा, उस समय जो 2011 12 13 का दौर है, सोशल मीडिया उस तरीके से सक्रिय नहीं हुआ था, और सबके पास जो स्मार्टफोन की उपलब्धता है, मुझे लगता है 15 के बाद ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। 2011-12 में सामान्य तौर के जो फोन होते थे उनका इस्तेमाल ज्यादा होता था, सोशल मीडिया पर सक्रियता उस तरीके से नहीं होती थी सोसाइटीज की। अब तो देखिए हर कॉलेज की अपनी सोसाइटी का एक पेज बना हुआ है, सारी सूचनाएं डाल दी जाती थी। तो हम पोस्टर्स पर बहुत निर्भर हुआ करते थे। जैसे रामजस के पास एक वॉल मैगजीन, मतलब जो उसको वॉल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो भित्ति है वहां पे, जो उसमें दीवार पे बहुत सारे पोस्टर उस दीवार पे लगे हुए रहते हैं। केएमसी, मतलब हमारे कॉलेज के दीवारों पर जो एक स्पॉट होता था जहां पे पोस्टर लगाया जाना है, तो हम ढूंढते थे कि किस में डिबेट है, नीचे फोन नंबर दिया होता था, तो संपर्क करते थे, हम आना चाहते हैं, हमारी टीम को रजिस्टर कर लीजिए, कौन सा स्लॉट मिल रहा है, इस तरह। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डिबेट्स नहीं होती थी, थोड़ा कम तो होता था। और पार्लियामेंट्री डिबेट का तो आपको पता ही है कि कितने कम थे, अब कितने बढ़ गए हैं, ये तो इसके साक्षी आप खुद हैं। जी। मैं ये आपसे एक और बात जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए हमने भी एक एक दिन में 2-3 डिबेट, एक दिन में मैक्सिमम मैंने एक दिन में 3 डिबेट की होंगी। तो आपने, क्योंकि डिबेट एक एक दिन में 4-4 5-5 जगह होती है, तो सब जगह तो हम पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम एक दिन में कितनी डिबेट की होगी कभी? मुझे नहीं, वो बड़ा अच्छा सवाल है। भाग्य से 26 फरवरी की बात है, मेरा जन्मदिन ही था उस दिन, और मेरे क्लास के लोगों की अपनी एक योजना थी कि कॉलेज में मिलेंगे, केक वेक काटेंगे, और सुबह से ही मैं और गोपाल, थर्ड ईयर की बात है मेरे ख्याल से 2014 की, मैं और गोपाल सुबह से ही गायब हैं। तो उनको लगा कि शायद रात में ये लोग बर्थडे मना करके देर से आएंगे, लेकिन हमने किसी से कुछ बात उस तरीके से की नहीं। उस दिन हमने, मुझे लगता है कि 5 या 6 डिबेट की थी, 3 तो कैंपस में ही थी और 3 डिबेट बाहर थी, एक किसी इवनिंग कॉलेज की थी, 2 और नॉर्मल कॉलेज की। 6 डिबेट की थी। 6 में से
6 डिबेट थी, हम शायद 5 कर पाए थे, 6वें में शायद बोल नहीं पाए थे या कुछ ऐसा हुआ था। मतलब 6 का हमारा जी टारगेट जी हम सुबह ले करके निकले थे कि 6 जगह पहुंचना है। जी 3 जी कैंपस में है, यहाँ से ऐसे स्लॉट करवाना है, यहाँ पहले बोलना है, वहां बाद में बोलना है। इस तरीके से हम अपनी गणित बिठा करके निकले थे अपने जन्मदिन वाले दिन। मेरा जन्मदिन है और हम जी घूम के जी डिबेट कर रहे थे। तो जी मेरे ख्याल से 5 डिबेट हम कर पाए थे, 1 नहीं कर पाए थे। तो जी उसमें से 2 जगह पुरस्कार हमें मिला था कुछ कुछ, और 3 जगह कुछ भी हाँ नहीं। उस जी। दिन भाग्य से चलिए एक एक तो ऐसा ही था कुछ अनुभव। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर आप योजना बनाकर निकले घर से तो आप एक दिन में मैक्सिमम 5 डिबेट कर सकते हैं। किया किया हमने 5 डिबेट तो हाँ मैंने और गोपाल ने। आपने किया है, लेकिन एक एक हमारे समय का एक डिबेटर है जिसका नाम है सुयश वर्मा, वो जो है कि भगत सिंह कॉलेज से था। परिचय उसने है एक मेरा। हाँ एक दिन में उसने 5 डिबेट की, और आश्चर्य की कमाल की बात यह है कि उसने पांचों जगहों कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया। कहीं कंसोलेशन ही, सांत्वना पुरस्कार ही हासिल किया, प्रथम द्वितीय या बेस्ट इंटरजेक्टर का सर्वश्रेष्ठ प्रश्नकर्ता का पुरस्कार हासिल किया हो, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि उसने एक ही दिन में 5 डिबेट की और कहीं ना कहीं जरूर पांचों में कुछ ना कुछ उस पुरस्कार दिन अब जरूर। चूंकि बहुत आपाधापी भी हो जाती है ना, आप उस तरीके से जी मतलब ठीक है, उसकी ये तो तारीफ के काबिल है। लेकिन मुझे जी लगता है कि हमने 2 ही जगह पर जीत दर्ज की थी, 3 जगहों पर हमें उस तरीके से। जी एक तो ये भी बात होती है कि आप, आपके ऊपर ये आरोप लग जाता है कि आप थोड़े से अनुशासित नहीं है। जजेस उसका जी भी बड़ा ख्याल करते हैं कि लेट से आ रहे हैं, बोल करके बैठे नहीं, बोलते ही बाहर चले गए, तो मतलब डिबेट जी के लिए जो स्पिरिट होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये इन जी सब चीजों का भी कुछ हो सकता है असर रहा हो। तो हमने दो दो ही जी शायद जीती थी, अगर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। अगर जी गोपाल से एक बार याद करूंगा तो कुछ और कंफर्म करेगा। मुझे जो याद आ रहा है वो 2 चलिए। का ही है। चलिए, तो हम अब कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं इस चर्चा में, क्योंकि ये चर्चा इसलिए की जा रही है तर्कज्ञान पर ताकि हम विवादों से भी कुछ सीखें। वाद है तो विवाद भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तब हम कुछ विवादों की बात करते हैं। देखिए, कन्वेंशनल डिबेट में मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है, और मुझे मेरा ये मानना भी है कि कन्वेंशनल में अगर आपके पक्ष में निर्णय आया है तो आप उसको ग्रहण कीजिए, और अगर नहीं आया है तो उसे भी आप उसी ही सद्भावना के साथ ग्रहण करिए। क्योंकि कन्वेंशनल में किस आधार पर निर्णायक जज दे दें, डिबेटर अगर निर्णय करने बैठे हैं तो उसका तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी इसी हम्म, पैमानों पर आप देंगे। लेकिन हम्म। अगर कोई और विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वो उनका होता है, अनुमान हम नहीं लगा जो सकते। सामान्य तौर पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं उनको बिठा दिया जाता है। जी जी। तो ऐसा कोई कन्वेंशनल में, पहले आप बताइए कि आपके साथ ऐसा कोई अनुभव रहा हो कि मतलब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो और लगा हो कि समझ में नहीं आया कि निर्णय क्यों ऐसा आया। में 1-2 जगह हमें मेरे ख्याल से मैं और गोपाल ही गए थे, कालिंदी कॉलेज की बात है। कुछ जी लोकतंत्र के आसपास की डिबेट थी। अब एक विषय तो खैर मतलब ठीक ठीक क्या था वो याद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र पे आकर के बात टिकी थी। लोकतंत्र उसके मूल में था, तो हम बहुत सारी चीजें भारत और अमेरिका और कुछ इस तरीके के विषय थे, तो हम भारत और अमेरिका की बातचीत कर रहे थे। तो जो निर्णायक है वहां पे रहे हैं, उन्होंने गोपाल से ही सवाल किया कि चीन में भी तो लोकतंत्र है और वहां पे आप उसको क्यों नहीं शामिल करते हैं, कि कुछ इस तरीके का मामला था। तो गोपाल ने इसका ठीक हम्म से उत्तर भी दिया कि जो चीन में जिस लोकतंत्र की आप बात करते हैं, असल में वह लोकतंत्र के रूप में क्या है। वो उसने बहुत हम्म बेहतर तरीके से समझाया भारतीय और अमेरिकी लोकतंत्र से किस तरीके से चीन में जो आप लोकतंत्र की बात करते हैं क्या अंतर है। लेकिन और ठीक बात है, सीबीएसई की किताब में वैसी ही चीजें लिखी थी, उस समय किताबें घर पर रखी थी, आकर के हमने देखा भी। तो हमारी बहुत बहस हो गई हम्म निर्णायक महोदय से। हम वहां पे कुछ नहीं जीते, जी और मतलब हाँ बहुत बढ़िया बोलने के बाद, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस समय, मुझे लगता है कि निर्णायक को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिक्कत हुई कि गोपाल ने उस जो चीन के लोकतंत्र को लेकर के जिस तरीके से उत्तर दिया, वो बात, क्योंकि वो सवाल जी उसने खुद पूछा था, वो वहीं कहीं जी पढ़ाते थे, तो वो चीज उनको हम्म पची नहीं और उन्होंने उस तरीके से बोला। तो हमें निराशा बहुत थी, क्योंकि हमें पता है उस दिन कोई बहुत अच्छी टीम, एज ए टीम परफॉर्मेंस नहीं थी किसी की, हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन वहां हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। वो कालिंदी कॉलेज की वो डिबेट थी जी जिसमें एक बड़ी सी ट्रॉफी मिलती है, खूब बड़ी ट्रॉफी मिलती है, धनराशि हालांकि उसकी जी कम जी होती जी है, जी लेकिन वो जी सम्मानजनक ट्रॉफी बहुत बड़ी होती है। वो उसी डिबेट की मैं बात बता रहा हूँ, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनकी कोई जी चल वैजंती होती है वो।
जी 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 जी। वो जो मेरे ख्याल में उनके जो मीडिया क्या पढ़ाते हैं, वो जर्नलिज्म की जो डिपार्टमेंट है वो आयोजित कराता है। अब इतना ध्यान नहीं, लेकिन वो चल वैजंती होती बाद में, हालांकि हम ही गोपाल हाँ में ट्रॉफी जी जीते, लेकिन उस जी फर्स्ट ईयर में हम नहीं जीते थे वो, उस जी। समय ये आपने विवाद हो उसे गया था। जीती, फिर उसके बाद हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम जो है कि राजेश के साथ उसे जीतने में कामयाब रहे। हाँ, नहीं आपकी भी टीम तो बेहतर रही है। तो अब हम जी। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में जो विवाद होते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप जो हम्म। है निर्णायक के तौर पर भी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होते रहे हैं, और हम्म। उससे पहले आप एक बेहतरीन वक्ता, क्योंकि आपकी और गोपाल जी की जो जोड़ी है, मैं कहूँ कि एकदम मजबूत जोड़ी मानी जाती थी। और आपको हरा पाना, क्योंकि खैर मेरा सपना ही रहा कि आप लोगों को हराकर हम जो है कि हम्म। एक बार जीत तो जाएं, कहीं भी जीत जाएं, लेकिन मैं हरा नहीं पाया। और खैर कई मुकाबले मैंने आपकी टीम के खिलाफ खेले हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे साथ हर बार एक नया वक्ता होता था, और हम्म। आप लोगों की जो जोड़ी है, वो मैंने गोपाल जी का जब इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको बताया कि आप लोग क्यों जीत जाते थे, क्योंकि हम्म। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और हम्म। साउथ को जोड़ दीजिए तो आराम से जुड़ जाते हैं। जबकि अगर एक ही जैसे लोग मिल जाएं तो नॉर्थ और नॉर्थ को जोड़ेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आप दूर लोगों की भाग जोड़ी जो जाएगी। है, जी, बेहतरीन है। तो आप जो है सबसे पहले ये, आपने एक वक्ता के रूप में जो आपने संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में कभी अनुभव किया हो कि आज तो, क्योंकि वहां पर तर्क पर बात होती है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, तो हम्म। आपने तर्क पर बात की हो और लगा हो कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारे तर्कों को कम तरजीह दी गई है, कोई ऐसा विवाद आपको याद हो? अ, सामान्य तौर पर हम, मतलब हम दोनों ही, मैं और गोपाल, उस तरीके से बहस में ज्यादा पढ़ते नहीं थे। हम अ, निर्णायकों से पूछ लिया करते थे कि वजह क्या रही हारने की। तो उस तरीके से तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं तो खूब की, 5 साल, 5 साल तो एमए तक की ही की। एक वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत आग्रह के बाद जब एसजीएनडी खालसा में पहली पहली बार शुरू हुई थी, तो वो हम किए थे आदर्श शुक्ला भैया के आग्रह से, हम जीते भी थे। जी जी जी। तो उतने बड़े कभी विवाद तो नहीं रहे। दो तीन विवाद मुझे याद आते हैं। एक तो गार्गी हम्म कॉलेज का विवाद है, जब हम हम्म वाद विवाद कर रहे थे, और वो डिबेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आसपास विषय को लेकर के कुछ थी। और जिसे जी कहते हैं कि वाद विवाद जो है वो, मतलब सामान्य तौर पर हम उसको ठीक ठाक जीत रहे थे। जो हम्म जजमेंट हुआ उसके बाद विवाद काफी बढ़ा, और जी क्योंकि वो फाइनल था, और उसमें उस तरीके के हम्म फीडबैक की तो गुंजाइश नहीं होती है फाइनल में, क्योंकि सिर्फ चिट जो सिस्टम है वो दिया जाता है। जी 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 तो वो एक तरफे डिबेट जो उस समय मानी गई थी। तो जब निर्णय हुआ, बाद में निर्णायकों से बहुत विवाद हुआ उसके बाद, उसमें हम्म जो हमारे ही सीनियर सुमित पांडे जी हैं वो थे, उमर शाह जी थे, रंगनाथ रवि जी थे, प्रभांशु ओझा जी थे। तो हम्म ये निर्णय कुछ बाद में हमने बात की, क्योंकि विवाद काफी बढ़ गया था वहीं पे उसी समय। जी और जी जब ये निर्णय इस तरीके का आया, तो प्रभांशु जी ने पूरी तरीके से वो सब छोड़ छाड़ के कहा कि मैं इस तरीके के निर्णय में कभी शामिल ही नहीं होऊंगा, जब निर्णय इस तरीके के दिए जा जी रहे हैं। हम भी काफी दुखी थे। जी तो बाद में ये पता चला कि निर्णय 4-1 से हो रहा था, तो उसको ये किया गया कि 4-1 से हारने पे ज्यादा दुख होगा, शायद उसको 3-2 कर दें। 3-2 होते होते वो 2-3 हो हम्म गया। तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके की जो चीजें होती है भाई, अगर कोई 5-0 से ही जीत रहा है तो उसमें जीतने देना चाहिए। यूनानिमस डिसीजन अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जब ये हम्म हमें पता चला कि इस तरीके से संतुष्टि करने की कोशिश होती है कि 4-1 को 3-2 कर दिया जाए, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जी तो बाद में हमें, जी क्योंकि भाई जो निर्णायक है वो भी हमारे साथ का ही, तो हम उससे बात तो करते ही है ना। तो फीडबैक तो हालांकि किसी हम्म ने कुछ नहीं दिया, लेकिन बताया ऐसी बात थी, तो हम्म दुख तो बहुत हुआ। और जो प्रभांशु हम्म भैया ने स्टैंड लिया कि भाई जाहिर सी बात है, इस तरीके की चीजें बहुत खराब है, तो वो भी चीज हमें अच्छा लगा। जी मतलब बहुत अच्छी लगी वो चीज हमें। लेकिन ये थोड़ा सा दुखद होता है कई बार। और एक विवाद मेरे ख्याल से, ज्यादा हम्म विवाद तो उस तरीके से नहीं रहे हमारे साथ, लेकिन एक दो ही रहे, और वो काफी बाद में वो उन विवादों को लंबे समय तक घसीटा गया। अब तो खैर लंबा समय हो गया उन विवादों से, किसी से कोई व्यक्तिगत राग द्वेष तो रहा नहीं, जी 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 लेकिन जी पर्टिकुलर जो उस समय जी होता है तो थोड़ा सा दुख होता है। इसी तरीके से एक जो नॉर्थ कैंपस का जी एसजीटीबी खालसा कॉलेज है, उसमें एक विवाद था। और वो मेरे जी ख्याल से सेमीफाइनल मैच था। तो हमने बहुत कोशिश की कि आप हमें थोड़ा सा फीडबैक दें, संतुष्ट करने की कोशिश करें कि
क्या रहा। और जो चेयर कर रहे थे आशु मिश्रा जी थे, आशु मिश्रा भैया। लेकिन अंततः मतलब मुझे लगा कि मतलब मैं भी वहां पे मौजूद था, गोपाल भी थे, लगभग आधे घंटे तक हो चुके, लेकिन जिस चीज का जवाब जो, क्योंकि हम भी इसी चीज से करके निकले हैं, हमें भी पता है किन आधारों पे डिबेट को जज करते हैं, तो वो आधार जो मजबूत आधार हमें होने चाहिए थे वो अंततः दे पाने में वो असफल रहे। मैं कहता हूँ उस पर्टिकुलर डिबेट में भाई हम व्यक्त तो कर ही सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब तुम लोग को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये वाद विवाद की परिपाटी के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि जब तक वक्ता, बेशक आप हार रहे हो, लेकिन जब तक आपकी संतुष्टि ना हो तब तक आपके साथ मुझे बहस में उलझना चाहिए। भाई वाद विवाद कर रहे हैं, अगर संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है कि आप उस पद को सुशोभित करें, छोड़ दें उस पद को। ये कहना किसी भी निर्णायक का मुझे थोड़ा सा अखरता है, चाहे कोई भी हो। मैं भी अगर कल को ये बात कहता हूँ कि मेरा निर्णय है, आपको मानना है मानो, ना मानना हो तो मत मानो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत न्याय संगत नहीं है। चलिए, तो आपने वक्ता के तौर पर जो आपके अनुभव है वो बता दिया संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आप निर्णायक के तौर पर, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि और ना मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहीं ऐसा अनुभव किया कि आप निर्णायक बने हो और संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, और आपके साथ निर्णय बतौर निर्णायक के तौर पर आपके निर्णय को लेकर कभी कोई विवाद हुआ हो। मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप बताएं। नहीं, निर्णायक के तौर पर मेरे ख्याल से एक मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं विवाद हुआ हो। एक तो बात जरूर, एक दो साल पहले की बात है, हिंदू कॉलेज की कोई टीम थी, तो उसमें एक वक्ता काफी मतलब वो समझ रहा था, आजादी के पहले के भारत की डिबेट थी और उस तरीके का कोई विषय था। तो एक वक्ता तो संतुष्ट था, दूसरे वक्ता को लगातार दिक्कत आ रही थी कि मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। अब वो बहुत कम डिबेट्स में दिखे मुझे, तो मुझे नाम याद नहीं है वो कौन थे। लेकिन वो शायद उस समय तक संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे काफी समय तक। हालांकि उनका जो मित्र था, मतलब जो उनके टीममेट था, वो संतुष्ट हो गया था, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो काफी बाद में डिबेट के बाद जब वो लोग मतलब किरोड़ीमल कॉलेज की बात है, जो नरेंद्र सिंह प्रधान वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो बाद में मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बाद में मैंने उनको बहुत बताया भी। तो लेकिन मुझे लगा कि पहली बार मैं समझाने में थोड़ा सा असफल हो रहा हूँ। वो जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस व्यक्ति के चेहरे पर, वो उस समय मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है भाई कुछ ऊंच नीच रही हो, लेकिन मेरा निर्णय हालांकि जा चुका था और मैंने उस पर बहुत कोशिश की। तो ये मुझे एक बार, हालांकि कोई विवाद उस पर नहीं था, वो भी आधी सहमति आधी असहमति के ही साथ थे, लेकिन जो पूर्ण सहमति होती है वो उसके चेहरे पर मुझे अंत तक नजर नहीं आई। जी, चलिए, तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है बतौर निर्णायक के तौर पर और बतौर वक्ता के तौर पर, तो आप जो है, जो आजकल नए फ्रेशर्स डिबेटर्स हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर क्या सलाह देना चाहेंगे कि डिबेट में कैसे करें और परिणामों को कैसे सहज स्वीकार करें? देखिए, निर्णय से संतुष्ट होना या ना होना, इसके भी आधार होते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे महाविद्यालयों में आज हमने, क्योंकि जब हम थे मतलब अपने 2011 से 14 की बात मैं आपको बताऊं, तो उस समय मोतीलाल नेहरू कॉलेज पार्लियामेंट्री डिबेट कराता था, लेडी श्री राम पार्लियामेंट्री डिबेट करवाता था। तो हमारे पास उस तरीके से मौके ही एक दो होते थे कि हम पार्लियामेंट्री डिबेट करा पाए। नहीं तो हम आपस में ही कॉलेज में ही लड़ते थे, वहीं जीत हार करके संतुष्ट होते थे, क्योंकि हम मौका करते थे संतुष्टि के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वहां पे जब हम लगातार मॉक करते हैं तो दूसरा साथी जो होता है वो हमें जज भी करता है। बहुत सारे समितियों में मैंने इस चीज का अभाव देखा है कि आप डिबेट तो कई बार करवाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी कम होती है, वो और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्णय के आधार है, जो निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों का आधार होता है कि जो विषय का भार है उसका निर्वहन कितना किया जा रहा है ना। हम कई बार देखते हैं कि जो मूल है, जो भार है, वो बहुत अच्छे से निभाया गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उन पे आप निर्णय दे देते हैं। तो ऐसे में जो निर्णय का आधार होता है वो थोड़ा सा एक तरीके से मुझे लगता है गड़बड़ हो जाता है। तो निर्णय
जी करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर बिना सीखे हुए आप मैदान में जाते हैं तो जी बहुत बार आपसे लोग असहमत हो सकते हैं, जी आपकी असहमतियां दर्ज होती हैं वहां पर, और दर्ज होनी भी चाहिए। तो इसलिए निर्णय करने जी यदि आप जा रहे हैं तो जी आप इन चीजों को लेकर के जरूर जाएं कि आपका मुख्य आधार क्या होगा, उसके साथ उसकी चीजें क्या होंगी। ये नहीं कि जो जी उदाहरण है उसी को आपने मुख्य आधार मान लिया और उसी के आधार पर निर्णय दे दिया कि इस उदाहरण का तो कोई काट आया ही नहीं, जबकि वह व्यक्ति मूल विषय मूल जी भार जी को जी लेकर के चल रहा है और सिर्फ आपने एक उदाहरण की वजह से उसको डिबेट हरा दी, है ना। जी तो जी इस तरीके की चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। जी और जितने भी निर्णायक वाद विवाद के सर्किट में आते हैं, अगर वो अच्छे से सीख करके आए तो हमारी जो वाद विवाद की एक पूरी जो यहाँ पे सर्किट है दिल्ली विश्वविद्यालय में, इससे लोग और ज्यादा लाभान्वित जी हो सकेंगे। जो बच्चे हैं वही लाभ कमा पाएंगे जी इससे। जी चलिए, तो अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। छोटे छोटे सवाल लेंगे आपसे और चाहेंगे कि छोटे छोटे आप जवाब दें। सबसे पहले कि आपकी जो ये डिबेटिंग, जो आपका समय रहा डिबेट आपने की, उसमें सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ डिबेट आपकी कौन सी रही, जिसमें लगा कि हाँ ये आज मैंने अच्छा किया और आज अच्छा परिणाम आया? आप पार्लियामेंट्री की पूछ रहे हैं कि कन्वेंशनल डिबेट? नहीं, कन्वेंशनल और पार्लियामेंट्री दोनों बता दीजिए। दोनों के अलग अलग अनुभव हैं। एक जी डिबेट जो है, दुर्गाबाड़ी देशमुख करके कोई सोसाइटी है जी जो मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस या किसी मतलब जो जिसका संबंध बंगाली भाषा और साहित्य इन तरीके से, या सुभाष चंद्र बोस या विवेकानंद से ऐसे किसी पे है, वहां पे डिबेट थी और बड़ी डिबेट होती थी। काफी टीम्स वहां पे आती थी, प्राइज मनी भी मेरे ख्याल से जी 7-8 हजार रुपए या कुछ ऐसा होता था। तो वहां पे मैं और गोपाल ही गए थे एज ए टीम। वहां हम्म पे लव मैरिज और मतलब डिबेट का एग्जैक्ट वर्डिंग विषय क्या था ये नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन उस डिबेट का मूल भाव आप ऐसे समझिए कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, जी ये विषय था कि लव मैरिज बेहतर हम्म है कि अरेंज मैरिज बेहतर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गोपाल भी बहुत संतुष्ट था उस डिबेट से, और हम फर्स्ट प्राइज भी जीते थे एज ए टीम। स्पीकर स्पीकर कुछ प्राइज नहीं मिला हम्म था, एज ए टीम हम बेस्ट टीम जीते थे। हम्म और मुझे लगता है हम्म कि जो टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कि एक टीम किस तरीके से जी पक्ष बोल करके जाती है और विपक्ष उसके हम्म तर्कों के साथ साथ उदाहरणों तक की कार्ड प्रस्तुत करता है, तो ये मुझे जी लगता है कि हमने बहुत अच्छा बोला था। हम खुद संतुष्ट थे। निर्णायकों ने आकर की ये बात बोली कि हमें एज ए टीम चुनने में कोई समस्या नहीं हुई, इनसे बेस्ट कोई टीम नहीं थी। जी तो उस समय भी गर्व की जी अनुभूति हुई ही हुई, और चूंकि प्रथम हम्म पुरस्कार मिला था तो उसने और संतुष्टि दी। तो उस समय हम बहुत जी संतुष्ट थे कि हमने बहुत अच्छा बोला भी, तर्क भी लेकर के आए, उसको सपोर्ट भी किया, उदाहरण भी दिया, हम्म और यहाँ तक कि उदाहरणों की जो काट है हमने वो भी प्रस्तुत की। जी तो हम बहुत जी संतुष्ट चलिए, थे उस तो समय। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता सबसे अच्छी रही? संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में LSR लेडी श्री राम कॉलेज में एक डिबेट थी। उसका विषय भी लगभग याद जी है मुझे कि भारतीय संसद है, और भारतीय संसद में जी जो भारत में रहने वाले नास्तिक हैं, यह संसद नास्तिकों को देश निकाला देगी, ये विषय है। और हम जी पक्ष में थे। और आप देखिए कि जी भारतीय संसद है और लोकतांत्रिक देश है, वर्तमान समय है, संदर्भ है, कहीं कुछ भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और वहां पे कहा यह जा रहा है कि आपको जी नास्तिकों को जी देश जी निकाला दे देना है, ये एक लोकतांत्रिक देश में रहकर की ये बात कर रहे हैं। और विपक्षी जी टीम, आप देखिए विपक्षी टीम जो उस समय की सबसे बेहतरीन टीम थी, सचिन जी और सत्येंद्र जी की टीम थी जो स्टीफन कॉलेज के थे। सत्येंद्र जी सिंह जी इस जी समय जो जी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित होकर के गए हैं। तो हमने जी उस जी जी डिबेट में बहुत शानदार प्रदर्शन कह लीजिए, क्योंकि हमें भी अचंभा नहीं था कि हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सचिन सत्येंद्र जैसी विपक्षी टीम के खिलाफ नास्तिकों को देश निकाला दे देंगे, लेकिन हम देश निकाला देने में जी सफल रहे और वो मैच हमने जीता। जी सेमीफाइनल था शायद, वो मैच जी हम जीते। जी तो वो बहुत बढ़िया अनुभव जी था। जी चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपके जैसे कि सबको पता है, मुझे ही क्या, कि आपके जो बेस्ट पार्टनर रहे हैं वो गोपाल जी ही रहे हैं, हर जगह आप जो है हाँ। उन्हीं के साथ गए हैं। हम्म। और सबसे खराब एक्सपीरियंस कहाँ रहा? खराब एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जिन दो अनुभवों की मैंने बात की थी गार्गी जी कॉलेज में, वही अनुभव था।
खराब जी एक्सपीरियंस के जी तौर पर अगर आप संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में बात करते हैं, गोपाल भी मेरे साथ वहां पे मौजूद थे, तो वही अनुभव मुझे लगता है कि जी। काफी खराब था। चलिए, तो अगर आपको मौका मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हिंदी वाद विवाद सर्किट है उसमें कोई एक छोटा सा बदलाव करना चाहे। बदलाव इस तरीके से प्रतियोगिताओं के स्तर पर तो नहीं, जो जैसे हो रही है वो हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो वाद विवाद समितियां हैं, क्योंकि समितियां देखिए जी आधार होती हैं, समितियों से जी ही आप अपने जो वक्ता हैं वो निकालते हैं, वहां से वो सीख करके आगे हम्म बढ़ते हैं। तो समितियों में अगर आप वाद विवाद समिति का हिस्सा बनते हैं ऑफिशियली आधिकारिक तौर हम्म पर, तो मैं चाहूंगा कि 3 दिन हफ्ते में, जब हम्म रेगुलर कॉलेज ओपन होते हैं, अभी तो अलग समय चल रहा है, तो 3 दिन मैं जी वाद विवाद समिति में सभी की उपस्थिति को अनिवार्य करूं, और लगातार ऐसा ना होने पर हम्म आपको वाद विवाद समिति का उस तरीके से सदस्य ना माना जाए। तो अगर आप सच में सीखने जी की इच्छा रखते हैं तो वो अनिवार्यता हो, और आप आए, वाद विवाद भी करें, जज भी करें, वाद विवाद के भी गुण सीखें, निर्णायक का क्या दायित्व है वह भी गुण सीखें, तो मुझे लगता है कि सुधार हो पाएगा। क्योंकि समितियां बहुत जगह हैं, ये मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जो हमारे जी जूनियर हैं जी अभी भी बात होती है, मैं टच में हूँ उन लोगों से, तो एक समस्या ये है कि समिति तो बनी हुई है लेकिन वह मात्र नाम मात्र की है, तो जी वहां पे उस तरीके से अभ्यास नहीं होते हैं, तो जी बिना जी अभ्यास मैच के समिति के बनने का कोई जी औचित्य रह नहीं जी जाता है। जी जी। चलिए, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, आपने समितियों की बात तो कर ही दी है, तो इसलिए मैं अगला सवाल यही पूछूंगा कि आप केएमसी से हैं, तो केएमसी की सोसाइटी को छोड़ दें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बाकी कौन सी सोसाइटी आपको लगता है कि बेहतर कर रही है। देखिए अभी, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज की एक तरीके से पुरानी सोसाइटी है, लेडी श्री राम कॉलेज की सोसाइटी काफी पुरानी है, तो आप ये देखिए, क्योंकि लगभग बहुत सारी सोसाइटीज, अगर मैं नॉर्थ कैंपस से शुरू करूं तो आप देखिए हम्म, हंसराज कॉलेज की सोसाइटी हमारे सामने की बनी हुई सोसाइटी है, एसजीटीबी जी खालसा जो है हमारे सामने वो चीजें कर जी रही, हिंदू की सोसाइटी पुरानी है। तो आप जी देखिए जो पुरानी सोसाइटीज हैं उनको बेहतर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी है ना, उनको बेहतर जी करना ही चाहिए। लेकिन जो जी नई कुछ समितियां मेरे नजर में है, जैसे कि शिवाजी कॉलेज की जो पार्लियामेंट्री वाद विवाद समिति है, एक जी पूरे आयोजक के तौर पर अगर हम देखें तो उनका आयोजन बहुत ठीक होता है। वो जी उसको बैलेंस्ड वे में लेकर के चलते हैं, और वो सोसाइटी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी जी परंपरा उसकी रही हो, हमारे सामने नई सोसाइटी जी है, लेकिन जी कम दिनों में ठीक ठाक अनुशासन के साथ वो ठीक चीज कर रहे हैं। इसी तरीके से हंसराज कॉलेज को देखें, तो जी हंसराज कॉलेज की सोसाइटी बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, जी नई सोसाइटी है, लेकिन वहां पे भी वो लोग, जी मैंने देखा जी एक दो बार उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया है, तो बच्चों के साथ बुला करके वाद विवाद, वो हम्म जो प्रैक्टिस सेशन है वो चीजें करवाते हैं। मैंने सलाह भी यही दी थी, हर समिति को मैं यही जी सलाह देता हूँ कि ये चीज करें। हंसराज कॉलेज में लगातार जी इस तरीके की गतिविधि हो रही है। गार्गी महाविद्यालय में जी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो भी उस तरीके से पुरानी सोसाइटी तो नहीं है, लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हम्म हैं वो वहां पे हो रही हैं। तो हम्म मेरे नजर में तो ये जी 3 है, बाकी कोई भी ऐसी सोसाइटी जो नई बन रही है जी और लगातार प्रैक्टिस करवा रही है, तो मेरी नजर में वो सोसाइटी जी बहुत बेहतर है। वो कोई भी हो सकती है, जी मैं जी अब सबके जी सोसाइटी से उस तरीके से परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कहना जी। चाहूंगा। चलिए, तो अगर एक सवाल, चूंकि मुझे जो है कि राहुल राज आर्यन जी ने बोला कि आप सबसे पूछिए, तो मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके जीवन से दिल्ली हम्म यूनिवर्सिटी में जो आपने डिबेटिंग की, वो हम्म डिबेटिंग निकाल दिया जाए या डिबेटिंग नहीं होती, तो कैसा होता हम्म। जीवन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर डिबेटिंग ना हो, डिबेटिंग ना होने पे कई स्तर की समस्याएं, जैसे मैं अपने आप को जो मानता हूं, क्योंकि जी एक जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डिबेट हम्म में पार्टिसिपेशन के साथ साथ देखिए क्या चीजें होती हैं कि आप मान जी लीजिए, मैं तो हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, मुझे अपने विषय की जी जानकारी होनी चाहिए, ये एक मतलब तथ्य भी है कि मतलब मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मुझे हिंदी की जानकारी होगी, और मजबूरी कह लीजिए या मजबूती कह लीजिए, जो कहिए, वो तो है, जी स्वाभाविक सी जी बात है। लेकिन जी इसके अतिरिक्त आप क्या जाने, जो हमें पहले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम आए थे, जब हमें ये गर्व महसूस कराया गया था कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया है, आपको यहाँ से बहुत कुछ हम्म सीखना है, यहाँ बहुत सारे अवसर है, तो मैंने जी उस अवसर के रूप में वाद विवाद समिति को चुना।
तो मैं विज्ञान जो वर्ग है, साइंस बैकग्राउंड, वहां से आया था। यहाँ पे हिंदी में मैंने दाखिला लिया, लेकिन इसके बाद से राजनीति, इतिहास, धर्म, दर्शन, तमाम ऐसे विषय थे जिन क्षेत्रों में मुझे पढ़ने की रुचि जागृत हुई। मैंने पढ़ाई की, और आप ये देखिए कि किरोड़ीमल कॉलेज का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं ताउम्र उस चीज का आभारी रहूंगा, लेकिन किरोड़ीमल कॉलेज में अगर मैं डिबेटिंग सोसाइटी में ना होता तो मैं आज जितना हूं उसका आधा भी ना होता। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वाद विवाद समिति ने मुझे कितना अधिक दिया है। आज जो अखबारों में मेरा लेखन है तमाम विषयों पर, समसामयिक विषयों पर मैं करता हूं अगर, तो उसके पीछे जो सोसाइटी की सोचने की जो क्षमता देने की बात है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बिना इसके मुझे लगता है कि एक सामान्य तरीके की बहुत घिसी पिटी थी ग्रेजुएशन की डिग्री होती मेरे पास, और उसका कोई उस तरीके से महत्व नहीं होता। जी चलिए, तो ये तो खैर मैंने जैसा पहले ही बता दिया कि आपसे लोग तो परिचित ही हैं, और कि आप जो है निरंतर अखबारों में लिखते रहते हैं, मैगजीन्स में लिखते रहते हैं, आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। आज भी आपका जो है कि एक लेख आया हुआ है, ठीक है। तो खैर अब मैं आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, तरज्ञान ने जो ये पहल चलाई है कि आप जैसे अनुभवी वक्ताओं को बुलाया जाए, पुराने लोगों का परिचय नए लोगों से कराया जाए, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन पहल। आप देखिए कि जैसे, चूंकि ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। आप देखिए कोई भी क्षेत्र आप देखें, चाहे क्रिकेट को ही ले लें, मुझे बहुत पसंद है तो मैं बार बार उधर से उदाहरण देता हूँ। तो जो कई बार टॉक शो जो उनका आयोजन किया जाता है कि इनका अनुभव जानते हैं, तो सब बातचीत करते हैं तो उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करते हैं। गायकी की दुनिया में, नृत्य की दुनिया में, जो संगीत की बहुत सारी दुनिया है, जो इंडियन क्लासिकल है, भारतीय जो संगीत है, उसमें हम बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और उनका अनुभव जाने। तो इसमें भी आप देखिए कि जो अनुभव है, हम कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। जो अनुभव है, हम एक लाइन अंग्रेजी में पढ़ते हैं जब पर्सोनिफिकेशन अलंकार का जब हम उदाहरण देते हैं, तो एक्सपीरियंस कौन है? व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन सबसे अच्छा टीचर है। ये हमें बहुत बचपन में, हम छोटे थे तो पढ़ाया जाता था, एक्सपीरियंस से बढ़िया कोई अध्यापक नहीं होता है। तो अनुभवों को जानना बेहतर होता है कि किस तरीके से इस व्यक्ति का अनुभव रहा। और दूसरी बात यह है कि आप ये जो पहल है, मुझे लगता है कि नए वक्ताओं को थोड़ा सा, क्योंकि शुरू में अगर आपको एक मार्गदर्शन मिलता है तो आप उन चीजों को सीखते हैं। जैसे कि मुझे मार्गदर्शन मिला वाद विवाद के क्षेत्र में, तो हमने बेहतर किया। अगर मार्गदर्शन नहीं मिला तो आप कल्पना कीजिए कि मैं तो यही हूँ, और अगर मेरा दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में ना हो करके, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में होता, तो मेरी जो प्रतिभा थी, जो चीजें थी, वही है, लेकिन क्या उसमें वो निखार आ पाता? नहीं आता, क्योंकि वहां पे इस तरीके का कोई आधार आपके पास नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म देने की चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आकर के प्लेटफॉर्म हमें मिला, और आप जो ये काम कर रहे हैं वो भी नए वक्ताओं को एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। डिजिटल समय है, तो ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं, तो कोई भी घर बैठे देख सकता है, सुन सकता है, जिसकी रुचि हो। नहीं सुनना है मत सुने, रुचि है तो देखें। तो ये एक और प्लेटफॉर्म आप कहिए, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी तक अपने जूनियर जिनसे मिल पाता था उनसे बातचीत करता था, लेकिन ये जो आप मिला रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के वक्ता हैं जिनके साथ सीनियर जूनियर ना हो, जिनको लोग ना जानते हो। हालांकि जो है वो जानते। मान लीजिए मैं बहुत सीनियर, जो आज के 15-20 साल पहले डिबेट करते थे, उनसे आपका परिचय कर रहा हूँ, तो आपने नाम भी नहीं सुना है, उनका कुछ अलग अनुभव होगा, वो आप अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आप कुछ उस तरीके से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका श्रम है इसमें, और वह श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्रम से मुझे लगता है कि जो वाद विवाद समिति है, वाद विवाद समिति समृद्ध ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भैया, आपकी इन वक्त इस जो आपने सराहना की है, और इतने व्यस्त समय में आपने हमको समय दिया और सभी के साथ जो है आपने अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही अनुरोध जितने भी लोग देख रहे हैं कि अनुराग भैया के अनुभव आप सुने और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप अगर सुन भी लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को ही मिल जाएंगी, जो कि आपके, अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में आप निश्चित तौर पर उसका फायदा उठाकर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो वीडियो
देखने के बाद आपके मन में जो भाव आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अनुराग भैया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, तो मिलेंगे किसी और वक्ता के साथ, किसी और वीडियो में, किसी और दिन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।